हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल अकेडमी में मैं विनोद पाल स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी के द्वितीय प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के इस श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हुए 21 से लेकर 40 तक के प्रश्नों के उत्तर को आज जानेंगे। प्रश्न संख्या 21 है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से 20 तक के प्रश्नों को देखा। यदि आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, आई बटन में मैं उसका लिंक दे देता हूं, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 2 मुंशी अयंगर, ऑप्शन नंबर 3 बाल गंगाधर खेर और ऑप्शन नंबर 4 काका साहब कालेलकर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 बाल गंगाधर खेर, क्योंकि सन 1955 ईस्वी में राष्ट्रपति ने प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन किया था, उस राजभाषा आयोग के अध्यक्ष के रूप में बाल गंगाधर खेर, अर्थात इनको बीजी खेर भी बोलते हैं। बीजी खेर भी इनका शॉर्ट फॉर्म है, अर्थात इस नाम से भी इनको जानते हैं। प्रश्न संख्या 22 है। टकसाली भाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 संस्कृतनिष्ठ भाषा को, ऑप्शन नंबर 2 ग्रामीण भाषा को, ऑप्शन नंबर 3 परिनिष्ठ भाषा को और ऑप्शन नंबर 4 कृत्रिम भाषा को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 संस्कृतनिष्ठ भाषा को। संस्कृतनिष्ठ भाषा को ही हम टकसाली कहते हैं। प्रश्न संख्या 23 है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किस विद्वान ने किया? ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर AFR हर्नले और ऑप्शन नंबर 4 महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर AFR हर्नले ने किया था। देखिए, इन्होंने जो वर्गीकरण किया था आधुनिक भारतीय भाषाओं का, वह 4 भागों में किया था। पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन और दक्षिणी गौड़ियन में इन्होंने विभाजित किया 4 में। प्रश्न संख्या 24 है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर 1 20, ऑप्शन नंबर 2 22, ऑप्शन नंबर 3 24 और ऑप्शन नंबर 4 26। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 22, क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बार बार ये पूछा गया यह प्रश्न है, क्योंकि शुरुआत में संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता मिली थी और 15वीं भाषा के रूप में आपका सिंधी जुड़ा था। सिंधी को जोड़ लिया गया और सिंधी को जोड़ने के बाद से उसके बाद से 71वां जो संशोधन हुआ 1992 में, उस समय कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को शामिल किया गया। तो इस तरह से 15-3-18 हो गया। उसके बाद से जो 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में, इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को सम्मिलित किया गया। इस तरह से कुल 22 भाषाएं होंगी। इसका ये भी प्रश्न आता है कि अंत में किन भाषाओं को जोड़ा गया है। जैसे विकल्प दे देगा और उसमें पूछेगा कि इसमें से किसको नहीं जोड़ा गया, तो ये ध्यान रखिएगा अंत में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 25 है। खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 बांगरू, ऑप्शन नंबर 2 कौरवी, ऑप्शन नंबर 3 मेरठे और ऑप्शन नंबर 4 पैसाचे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 कौरवी। प्रश्न संख्या 26 है। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर 1 सेमिटिक हेमिटिक परिवार, दूसरा चीनी भाषा परिवार और तीसरा है काकेशियन परिवार और चौथा है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 चीनी भाषा परिवार। प्रश्न संख्या 27 है। विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? ऑप्शन नंबर 1 पाल, ऑप्शन नंबर 2 डिंगल, ऑप्शन नंबर 3 अपभ्रंश और ऑप्शन नंबर 4 आपका औहट है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले आपका संस्कृत है, संस्कृत के तुरंत बाद से आपकी पाली है, पाली के बाद आपकी प्राकृत है और प्राकृत के बाद से आपका अपभ्रंश है। औहट्ट भी उसके बाद से कुछ जगह मानी जाती, फिर उसके बाद से हिंदी है। तब पूछ रहा है कि प्राकृत के पूर्वकालीन, तो प्राकृत से पूर्वकालीन आपका प्राकृत से पहले क्या है? पाली है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 पाली। प्रश्न संख्या 28 है। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 अलंकारिकता, ऑप्शन नंबर 2 भाषिक विशिष्टता, ऑप्शन नंबर 3 वैज्ञानिकता और ऑप्शन नंबर 4 अनुप्रयुक्तता।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 अलंकारिकता। यानी आप समझिए प्रयोजन मूलक हिंदी का तात्पर्य होता क्या, कि मतलब कि ऐसे हिंदी, यानी हिंदी के विषय में ऐसा कहा गया है कि जो जीविकोपार्जन के लिए भी उपयोगी हो। जैसे अन्य विषयों अन्य भाषाओं को पढ़ने से जिस प्रकार से आप अपने जीविकोपार्जन का कार्य कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हिंदी को भी प्रयोजन मूलक बनाया जाए जिससे आप जीविकोपार्जन कर सके। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वह सुंदरता रहे तो उससे होगी, लेकिन उसमें विशिष्टता होनी चाहिए, वैज्ञानिकता होनी चाहिए, अनुप्रयुक्तता होनी चाहिए, तब जाके वह विशेषता होगी, तब वह जीविकोपार्जन के लिए हो सकेगी, प्रयोजन मूलक हिंदी कही जाएगी। प्रश्न संख्या 29 है, राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर 1 346, ऑप्शन नंबर 2 344, ऑप्शन नंबर 3 345 और ऑप्शन नंबर 4 343। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 344, क्योंकि इसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद, यानी 1950 में जो भी चीजें हुआ उसके बाद 1955 में और उसके हर 10 वर्ष के बाद से वह राजभाषा आयोग का गठन करेगा। और उस समय बीजी खेरजी की अध्यक्षता में 7 जून 1955 को मतलब कुछ विषयों पर मतलब सिफारिश भी की गई और राजभाषा आयोग का गठन भी किया गया। तो अनुच्छेद 344 के अंतर्गत इसकी जिक्र की गई है। राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान जो है वह 344 के अंतर्गत है। जो आपके 346 है, देखिए 346 के अंतर्गत ये दर्शाया गया है, जैसे केंद्र है, जिसे संघ भी मतलब दर्शाया गया है। तो राज्य हो या केंद्र के बीच या दो राज्यों के बीच, यानी पत्र आदि का जो भी मतलब लेन देन भेजने की जो बात है, वो सारी चीजें आपकी 346 के अंतर्गत की जाएंगी। लेकिन एक कंडीशन और उसमें रखा गया कि यदि वो चाहे तो अंग्रेजी में भेज लेंगे, लेकिन अगर दोनों राज्यों के बीच और केंद्र और राज्य के बीच इस तरह की सहमति बन जाए कि आप हिंदी में ही पत्र भेजिए तो आप आसानी से भेज सकते हैं। लेकिन उन दोनों राज्यों में से एक राज्य यदि चाह रहा है कि अंग्रेजी में भेजना तो भेज सकता है, क्योंकि देखिए कि 1950 में तो ये लागू हो गए, लेकिन 1965 तक 15 वर्षों तक हिंदी अपने अस्तित्व में नहीं आ पाई, कुछ कर नहीं पाई, यानी तभी भी अंग्रेजी में ही सारी चीजें चलती थी। एक गठन होता गया 1955 में, जब गठन हुआ राजभाषा आयोग का, उसके 10 वर्ष के बाद से फिर से जब 1965 में किया गया तो उस समय ज्यादा से ज्यादा इस पे जोर दिया गया कि कैसे सुधार हो गए, यानी हिंदी को कैसे एक मतलब राजभाषा का दर्जा कैसे मिलेगा। फिर से आपका अनुच्छेद जो 345 है, 345 में दर्शाता है, यह बताता है कि किसी भी राज्य का जो विधानमंडल है या किसी भी विधि के द्वारा उस राज्य में जो भी इस्तेमाल होने वाले प्रयोग होने वाली भाषाओं में से एक या अधिक भाषा जो है हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, यानी जब तक अंगीकार हिंदी को नहीं किया जाएगा, जब तक हिंदी को वरीयता नहीं मिलेगी, तब तक जैसे अंग्रेजी का प्रयोग होता था वैसे होता रहेगा। यानी सब में ये देखिए कि अनुच्छेदों में अभी भी जिक्र है इंग्लिश की। जो 343 है ये संघ की जो राजभाषा हिंदी है, मतलब ये बताया कि संघ की जो राजभाषा होगी वह हिंदी होगी और लिपि देवनागरी लिपि होगी, और भारतीय अंकों का जो रूप होगा वह अंकों का जो अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा वही होगा, उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये देखिए कि अनुच्छेद जानना बहुत जरूरी है। इन अनुच्छेदों को कम से कम आप 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेदों को एक बार ध्यान से एकदम देख लीजिए। उन अनुच्छेदों से संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, कौन सा भाषा वियोगात्मक भाषा है? ऑप्शन नंबर 1 संस्कृत, ऑप्शन नंबर 2 अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर 3 प्राकृत और ऑप्शन नंबर 4 पाली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अपभ्रंश। अपभ्रंश को वियोगात्मक भाषा कहते हैं, और जो हिंदी है हमारी उसको भी वियोगात्मक भाषा कहते हैं, लेकिन जो संस्कृत है, प्राकृत है और पाली है इनको संयोगात्मक भाषा का दर्जा दिया गया है। प्रश्न संख्या 31 है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी के अतिरिक्त इनमें से कौन सी बोली समाहित की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 कन्नौजी, ऑप्शन नंबर 2 मारवाड़ी, ऑप्शन नंबर 3 बघेली और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 बघेली। यानी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी के अतिरिक्त इनमें से बघेली बोली को ही क्या किया गया है? समाहित किया गया है। प्रश्न संख्या 32 है, भारतीय संविधान ने
अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है? अभी ऊपर मैंने बताया है कि 343 अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है। भारतीय अंकों को, ऑप्शन नंबर 2 भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को, ऑप्शन नंबर 3 भारतीय मूल के अरबी के अंतर्राष्ट्रीय रूप को, और ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को। अंक तो वही, लेकिन संघ की जो राजभाषा होगी वह हिंदी होगी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी, जबकि भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को ही क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है। प्रश्न संख्या 33 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य और केंद्र के बीच तथा दो राज्यों के बीच पत्रादि संघ की राजभाषा में जाएगा? अभी मैंने इसका जिक्र किया है, याद करिए कि किस अनुच्छेद में इस चीज को बताया गया है। ऑप्शन नंबर 1 345, ऑप्शन नंबर 2 351 और ऑप्शन नंबर 3 346 और ऑप्शन नंबर 4 344 के चौथे में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 346 में। 346 में इस चीज की जिक्र की गई है कि संविधान का कह रहा है कि राज्य और केंद्र के बीच तथा दो राज्यों के बीच पत्रादि संघ की राजभाषा में ही क्या करेगा? जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में परिगणित 22 भाषाओं में कौन सी भाषा का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर 2 कोंकणी, ऑप्शन नंबर 3 पंजाबी और ऑप्शन नंबर 4 संस्कृत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 अंग्रेजी। अंग्रेजी का जिक्र इसमें नहीं है। प्रश्न संख्या 35 है, इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन नंबर 1 कौरवे, ऑप्शन नंबर 2 अवधे, ऑप्शन नंबर 3 हरियाणवी और ऑप्शन नंबर 4 मालवी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अवधी। देखिए, अवधी में बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है, जबकि जो कौरवी है, हरियाणवी है और मालवी है, इन तीनों में ने का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 36 है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर 1 भाषा प्रतीक व्यवस्था है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, और तीसरा भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है, और चौथा है भाषा व्यवहार सामाजिक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है। प्रश्न संख्या 37 है, बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया? ऑप्शन नंबर 1 ग्रियर्सन ने, ऑप्शन नंबर 2 सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन नंबर 3 भोलानाथ तिवारी और ऑप्शन नंबर 4 धीरेन्द्र वर्मा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 38 है, अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? ऑप्शन नंबर 1 पिंगल, ऑप्शन नंबर 2 डिंगल, ऑप्शन नंबर 3 अवधी और ऑप्शन नंबर 4 औहट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 पिंगल। जब अपभ्रंश और ब्रज भाषा जुड़ता है तो आपका पिंगल बनता है, लेकिन अगर अपभ्रंश के साथ राजस्थानी को जोड़ दिया जाए तब आपका डिंगल बनता है। ये ध्यान रखिए, अपभ्रंश में ब्रज भाषा जुड़ेगा तो होगा पिंगल, और अपभ्रंश में जब राजस्थानी जुड़ेगा तो वह हो जाएगा आपका डिंगल। प्रश्न संख्या 39 है, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 असमिया, ऑप्शन नंबर 2 संस्कृत, ऑप्शन नंबर 3 हिंदी और ऑप्शन नंबर 4 नेपाली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 असमिया, क्योंकि संस्कृत, हिंदी और नेपाली तीनों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन जो असमिया है इसकी खुद की अपनी एक लिपि है बंगला। ये बंगला लिपि में लिखी जाती है असमिया। प्रश्न संख्या 40 है और आज का अंतिम प्रश्न है, और अपने आप को देखिए, तौलिए, जांचिए कि आप कितने प्रश्न इसमें से सही कर पा रहे हैं। या आपका सुपर टेट जो जूनियर उसके लिए भी टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता का हो, उन सभी पर केबीएस हो, एनबीएस हो, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 अशोक मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 हर्षवर्धन और ऑप्शन नंबर 4 जयभट्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 जयभट्ट। इस तरह से आज हम लोगों ने 21 से 40 तक के प्रश्नों के उत्तर जाने। कल हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 में 41 से 60 तक के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।